हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुएक्स में। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही हीटेड टॉपिक्स है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कर रहे हैं या फिर आप बेसिक सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, तब भी यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इमरजेंसी नॉर्मली उस सिचुएशन को कहेंगे, अगर हम इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो अराइज होती है ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म के कारण से जहाँ पर पे इमरजेंसी हमें इम्पोज करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ऐसी कुछ सिचुएशंस आ जाती है जहाँ पे इसे हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पर पे हम उस सिचुएशन को इमरजेंसी कहेंगे। बट इफ़ वी लुक इनटू द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वे, तो हम ये देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है रिगार्डिंग टू द इमरजेंसी, जिसे आर्टिकल 352 से 360 तक के डील किया जाता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, जो मेजर पर्पस था फॉर द इनकॉर्पोरेशन इन इस कॉन्स्टिट्यूशन में, वो था हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सोवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को, यूनिटी को प्रिजर्व करके रखना। दोस्तों, यही मेजर पार्ट है जो हमें डिस्कस करना है इन टॉपिक्स में। दोस्तों, आपको जैसे मालूम होगा, हम एक ऐसे गणराज्य के नागरिक हैं जहाँ हमारी एक सोवरेनिटी है, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हमारी यूनिटी है, हम इंटीग्रिटी बनाए रखते हैं और हमारे देश की आधारभूत सुरक्षा ये हमारी दायित्व भी है। दोस्तों, अभी हम इसमें और आगे जाते हैं जहां हम देखते हैं कि किन किन प्रकार की इमरजेंसीज होती है। दोस्तों, मुख्यतः 3 प्रकार की इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनुमरेटेड है या प्रोवाइडेड है। पहली है नेशनल इमरजेंसी, सेकंड है प्रेसिडेंट रूल एंड थर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल को हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ में मैंने जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में आपको प्रोवाइड कर दिया है, बता दिया है। दोस्तों, जो मेजर आर्टिकल आपको इमरजेंसी के पर्सपेक्टिव में याद रखना है वो है 352, 356 और 360। दोस्तों, यही वो 3 मेजर आर्टिकल है। 352 जो आर्टिकल है वो हमारा नेशनल इमरजेंसी को बताता है। दोस्तों, उसी तरीके से जो आर्टिकल 356 है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर को दिखाता है। कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो रहा है दोस्तों? वो हो रहा है स्टेट में। इसलिए इस प्रोविज़न को हम स्टेट इमरजेंसी भी कह देते हैं या फिर प्रेसिडेंट रूल भी कह देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा जो एक और इमरजेंसी का टाइप है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्थिक ऐसी कोई स्थिति का जब राष्ट्र को सामना करना पड़ता है तब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसके अंदर भी कुछ बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस इमरजेंसी को हम कब प्रोक्लेमेशन करते हैं, इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है और इस समय यूनियन की ड्यूटी क्या रहती है। जैसा दोस्तों आपको मालूम है, हमारा एक फेडरेशन है। जो फेडरेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का है कि यूनियन है, फिर स्टेट है और उसके नीचे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। तो यूनियन की ये जिम्मेदारी बनती है, जब कोई ऐसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है तब वो आगे आएगा और हमारे स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा। स्टेट मतलब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म, जिस तरीके से हमारा स्टेट रन करता है। स्टेट से आप राज्य से मत समझे कि दोस्तों, यहाँ स्टेट का तात्पर्य इंडिया के फेडरेशन से है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में कि एक्चुअल में नेशनल इमरजेंसी क्या है। दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जहां हमारे पूरे एक राष्ट्र को उस चुनौतियों से सामना करना पड़ता है। नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड व्हेन द एंटायर नेशन या पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये एंटायर नेशन पे भी होती है और पार्ट में भी लग सकती है।
जब कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से हमारा जो पूरा नेशन है वो उससे थ्रेटेंड होते हैं। नेशनल इमरजेंसी दो प्रकार से क्लासीफाई होती है, एक इंटरनल इमरजेंसी और एक एक्सटर्नल इमरजेंसी। दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड ऑफ प्रोक्लेमेशन क्या है? वो ये है कि अगर कोई ऐसी वॉर की सिचुएशन, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, ऐसी जगह पे यही प्रोक्लेमेशन का हमारा ग्राउंड बनता है। दोस्तों, एक और चीज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो ये है कि द टर्म आर्म्ड रिबेलियन रिप्लेस द इंटरनल डिस्टर्बेंस। दोस्तों, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस थोड़ा हीटेड टॉपिक है ड्यूरिंग द 1975 एरा। दैट्स वाई आई एम नॉट कवरिंग द टॉपिक टुडे, वी विल डिस्कस इट लेटर। दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड है उसे आर्म्ड रिबेलियन के से बदल दिया गया है अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। दोस्तों, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। आपको तीन चीज़ हमेशा याद रखनी है। व्हाट आर द थ्री ग्राउंड्स फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? दैट इज़ नंबर वन वॉर, द सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल एग्रेशन एंड थर्ड वन इज़ आर्म्ड रिबेलियन। You have to also note that the term armed rebellion was replaced by internal disturbance. दोस्तों, अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बारे में। विद इन 1 month आफ्टर द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs भी बन सकता है। दोस्तों, एक और बात, अगर लोकसभा सेशन में नहीं है या फिर डिसॉल्व हो जाती है, तो अगर प्रोक्लेमेशन को अगर हमें जारी रखना है तो उसे 30 दिन के भीतर, दोस्तों 30 डेज किस दिन से? फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच विल कम इन एनी एग्जाम। दोस्तों, then another thing which you have to keep in mind that the duration of the emergency, the national emergency will be effect for 6 months. However, such a proclamation, इसे हम indefinitely टाइम के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं, पर हर बार इसे पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगेगा स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा हर 6 मंथ में। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, स्पेशल मेजॉरिटी। अब ये रिवोक कैसे होगी, हटेगी कैसे? प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? स्टेट इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं किसी भी समय। क्वेश्चन बनेगा, क्या ये किसी पर्टिकुलर समय के बाद ही रिवोक हो सकती है? दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा, ये किसी भी टाइम पे रिवोक किया जा सकता है बाय अवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट। द अनदर थिंग इज यू हैव टू कीप इन माइंड दैट अगर कोई लोकसभा अडॉप्ट कर लेती है रिजोल्यूशन को, ठीक है, लोकसभा रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लेती है किसके द्वारा? सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, जिसमें कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी रिजेक्टेड है। जहां रिजेक्ट करना है तो ऐसे सिचुएशन में भी इमरजेंसी रिवोक्ड होगी। तो आपको दो ग्राउंड्स हमेशा याद रखने हैं फॉर द रिवोकेशन। द नंबर वन इज द बाय आवर प्रेसिडेंट एंड द सेकेंड थिंग इज बाय लोकसभा थ्रू दी पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी। अब दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के इम्पोजिशन के। दोस्तों, वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड 3 organs of our state: executive, legislative and judiciary as well, but judiciary is not in our current topic. The third one which we have to keep in mind is the financial impact of imposition of national emergency. दोस्तों, ड्यूरिंग द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी हमारी जो एग्जीक्यूटिव होती है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है। द सेकेंड वन इज़ लेजिस्लेचर। यहाँ पर पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी आ जाती है किसी भी लॉ को इनेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। दोस्तों, यहाँ पे स्टेट लिस्ट का जिक्र है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। हमारे यहाँ 3 लिस्ट है जिसका प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है: स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और थर्ड वन इज़ कंकरेंट लिस्ट। दोस्तों, सब अपने अपने जुरिडिक्शन के भीतर ही लॉ का फॉर्मेशन करते हैं। ये हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाती है,
बट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी ये पावर यूनियन के पास शिफ्ट हो जाती है। तीसरी चीज़ है फाइनेंशियल मैटर को देखें तो प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड को स्टॉप कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्टेट को जाता है ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, क्या असर होता है अगर इमरजेंसी इम्पोज हो जाती है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। दोस्तों, ये आपको आर्टिकल 358 और 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है। हम एक बाद में एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक आर्टिकल को हम बारीकी से जांच परखेंगे। दोस्तों, फ़िलहाल अभी हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या सस्पेंशन होता है इमरजेंसी के दौरान। तो यस, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हमें आर्टिकल 19 में प्रोवाइडेड हैं, ये 6 फंडामेंटल राइट नेशनल इमरजेंसी के प्रोग्राम होते ही सस्पेंड हो जाते हैं। ओके, और देयर सस्पेंशन डज नॉट रिक्वायर अ सेपरेट कोर्ट ऑर्डर, यहाँ रिक्वायर्ड नहीं, ऑटोमेटिकली इट विल सस्पेंडेड। द अदर थिंग इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359 during the national emergency, the president is authorized to suspend the right of petition। दोस्तों, पिटिशन यहाँ पे कोर्ट का मैटर्स रहते हैं, जो हम जिसके फंडामेंटल राइट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसको मुझे जितना हो सके शॉर्ट रखना है। दैट्स वाई आई विल नॉट टेक दिस इन प्रेजेंट लेक्चर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 356। आपको मैंने याद करने की विधि बताई थी, 352, 356 और 360, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब हम बात करेंगे 356 प्रेसिडेंट रूल की। दोस्तों, कब लगता है प्रेसिडेंट रूल? प्रेसिडेंट रूल तब लगता है जब स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जैसे ही आए आपको ध्यान आए तो आप अपने 3 ऑर्गन्स को याद कर लीजिएगा। द फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वी आर द फेडरल स्टेट, दैट्स वाई द स्टेट हैज़ ऑल्सो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। यहाँ पर पे ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल द सेंटर कंट्रोल ले लेते हैं स्टेट का, इसलिए हम फेमसली कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट रूल है। अब ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन किसका है? दोस्तों, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे ही आपको ध्यान आया कि व्हाट इज़ प्रेसिडेंट रूल, तो आपको आर्टिकल 356 याद आना चाहिए। उसके बाद आपको 2 पॉइंट ज़रूर याद आने चाहिए, वो है इसके ग्राउंड। दोस्तों, द फर्स्ट ग्राउंड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज़ दैट द प्रेसिडेंट हैव्स टू सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज़ बीन अराइज्ड इन अ स्टेट, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के कन्फर्मिटी से नहीं चल रहा है, तब लग जाएगा प्रेसिडेंट रूल। अदरवाइज अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, या फिर स्टेट रिफ्यूज़ कर दे रहा है कंप्लाई करना किसी भी डायरेक्शन को जो भी सेंटर के द्वारा दिया जाता है, ठीक। दिस आर द ट्रू रीज़न फॉर द ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन। व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस? यहाँ पर पे जो गवर्नर होते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है फॉर द स्टेट, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ जाती है, वो प्रेसिडेंट के बिहाफ में एक्ट करते हैं, ठीक है। जैसा हमने नेशनल इमरजेंसी में देखा था, वहाँ 6 मंथ का अप्रूवल और स्पेशल मेजॉरिटी की बात बोली गई थी। उसी तरीके से यहाँ पर पे हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन को। यहाँ पर पे इसे बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा विद इन 2 मंथ, और इसका जो अप्रूवल होता है सिंपल मेजॉरिटी से। दोस्तों, हम देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी में जो इसका कंटिन्यूएशन के लिए किस प्रकार की मेजॉरिटी लगती है। दोस्तों, इसमें भी सिंपल मेजॉरिटी ही लगती है, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, इन दोनों को रटने के लिए सबसे ईजीएस्ट वे है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की ओर। फाइनेंशियल इमरजेंसी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें, नॉर्मली हम इसे याद कर सकते हैं। जब हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया उसमें किसी तरीके का थ्रेटन आ जाता है, तब जा कर के फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज होती है। अब आप स्टेबिलिटी समझें या क्रेडिट से क्या समझते हैं?
तो देखिए सर, कुछ वर्ल्ड ऑर्डर भी रहता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस भी रहती हैं। जब हम बाद में इकोनॉमी के लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तब हम इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे वाइडली। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या होती है ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी? दोस्तों, इसे 2 मंथ के भीतर अप्रूवल करवाना पड़ेगा। इसमें भी सिंपल मेजॉरिटी ही लगेगी। अब ये ड्यूरेशन आपको याद रखना है कि इसमें कोई फिक्स्ड मैक्सिमम टर्म नहीं है कि कब तक के चलेगी, कब तक इसका ऑपरेशन हो रहा है। पार्लियामेंट परमिशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड रिपीटेडली फॉर इट्स कंटिन्यूएंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब इसका विड्रॉल कैसे होगा? इशूइंग अनदर प्रोक्लेमेशन टू दैट इफेक्ट, प्रेसिडेंट में डिक्लेयर द इमरजेंसी टू बी ओवर। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट का रोल आ जाता है फॉर द रिवोकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी। दोस्तों, इस तरीके से हमने पूरा इमरजेंसी का टॉपिक कवर किया। अब आप हमसे आगे भी जुड़े रहें, इसी तरीके से हम अलग अलग टॉपिक लाएंगे। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको वो इजीली प्रोवाइड हो जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।